हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम अंबेडकर आईटीआई है। और मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त वाल्मीकि। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एग्ज़ाम कैप्सूल के सीज़न नंबर 15 में, जिसमें आपको टॉपिक में आप लेथ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी के सीरीज़ को देखने के लिए एग्ज़ाम कैप्सूल के और भी सीरीज़ है जो 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उस सीरीज़ को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। चैनल में के प्लेलिस्ट में एग्ज़ाम कैप्सूल के नाम से वीडियो बना पड़ा है। यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो डिस्कस को देख पाएंगे तो इससे रिलेटेड फिटर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ जो है क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक 4 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना होगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट द सेंटर लेथ। इनमें से पूछा गया है कि सेंटर लेथ का कौन सा ये इसमें पार्ट्स नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए में बोला गया है क्या सैडल हो जाएगा, ऑप्शन बी में फीड रड दिया गया है, ऑप्शन सी में आर्बर और ऑप्शन डी में लीड स्क्रू। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर लेथ में, ये जो सेंटर लेथ होता है उसमें आर्बर नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहा है, द हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ इज सिचुएटेड एट द। एक लेथ मशीन का हेड स्टॉक स्थिर होता है, किस ओर स्थित होता है, उसमें आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन से देखते हैं, पता करते हैं। बोला गया है पहला ऑप्शन ए में दिया गया है कि राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। लेथ के बेड के राइट हैंड की ओर आपका स्थित होता है हेड स्टॉक। या ऑप्शन बी बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड के बाईं ओर जो स्थित होता है आपका हेड स्टॉक। या ऑप्शन सी बोल रहा है कि मिडिल ऑफ द लेथ बेड, लेथ के बेड में के बीच में स्थित होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि बॉटम ऑफ द लेथ बेड, लेथ के बेड के ये नीचे पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है लेथ मशीन में हेड स्टॉक। तो हम लोग जैसा कि कार्य करते समय जानते हैं कि हमारा जो हाथ के या जिस तरह के बेड है, बेड के लेथ बेड के ये बाईं ओर लेफ्ट की ओर स्थित होता है हेड स्टॉक। और यहीं पर राइट हैंड की ओर बोला जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक जो होता है वो राइट हैंड की ओर होता है। आइए अगले ऑप्शन में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, द हॉरिजेंटल फीड, क्रॉस फीड एंड अ स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन अ लेथ इज कंट्रोल्ड बाय। जिसमें कहा रहा है कि एक खराद में लेथ में क्षैतिज फीड, क्रॉस फीड या स्क्रू फीड को गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है क्या ये हेड स्टॉक कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी में टेल स्टॉक, और ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो क्रॉस स्लाइड दिया गया है, और ऑप्शन डी में एप्रोन दिया गया है। तो ये तीनों प्रकार के फीड को जो कंट्रोल करता है वो होता है एप्रोन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और पॉइंट बताते चले आपको कि ये जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक को हम लोग लाइव सेंटर के नाम से जानते हैं, जबकि टेल स्टॉक को डेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग को बता भी पहले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं कि हेड स्टॉक किस ओर होता है। हेड स्टॉक होता है वो लेफ्ट की ओर होता है, जबकि टेल स्टॉक राइट की ओर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अ फेस प्लेट इज हेल्ड एट। एक फेस प्लेट को इस प्रकार रखा जाता है, कहाँ पर पकड़ा जाता है लेथ में। क्या वो हेड स्टॉक स्पिंडल पर पकड़ा जाएगा, या ऑप्शन बी में देखने को मिला है कि टेल स्टॉक पर, ऑप्शन सी टूल पोस्ट, और ऑप्शन डी में दिया गया है बेड। तो आप लोग बताइए, कमेंट में लिखिएगा
कि ये जो फेस प्लेट होता है वो कहाँ पर पाए, इसको असेंबल किया जाता है, रखा जाता है, पकड़ा जाता है। तो इसको हेड स्टॉक स्पिंडल पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। फेस प्लेट जो होता है अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है टम्बलर गियर क्वार्टर्ड इज यूज्ड फॉर। टम्बलर गियर क्वार्टर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लेथ मशीन में एक टम्बलर गियर होता है, तो उसी के बारे में पूछा रहा है कि उसका क्या कार्य है, उपयोग क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ स्पिंडल। क्या स्पिंडल के स्पीड को बढ़ाता है? या ऑप्शन बी बोल रहा है कि डिक्रीज द स्पिंडल ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के स्पीड को ये कम करेगा, डिक्रीज करेगा। या ऑप्शन सी बोल रहा है कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू। क्या ये लीड स्क्रू के रोटेशन गति को चेंजिंग में अलग दिशा में चेंज करेगा? या ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल। ये स्पिंडल के डायरेक्शन को क्या ये चेंज करेगा? तो टम्बलर गियर का जो मेन कार्य होता है आपका वो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल के डायरेक्शन को ये क्या करता है, वो चेंज करता है। इसका मेन पर्पस इसीलिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि इन अ गैप बेड लेथ द गैप इज प्रोवाइडेड। गैप बेड लेथ में गैप प्रदान किया जाता है, किसके किसके बीच गैप जो है डाला जाता है, रखा जाता है। आइए ऑप्शन से उसको फाइंड आउट करते हैं। जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल। क्या हेड स्टॉक स्पिंडल के नोज के जस्ट नीचे रखा जाता है? या ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है कि जस्ट बिलो द स्पिंडल ऑफ द टेल स्टॉक। क्या टेल स्टॉक के स्पिंडल के जस्ट नीचे रखा जाएगा गैप? या ऑप्शन सी में बोला है कि इन द मिडिल ऑफ द बेड। क्या बेड के लेथ बेड के मिडिल में बीच में रखा जाएगा गैपिंग? या एनीवेयर इन द बेड। ऑप्शन डी बोला है कि कहीं भी इसमें बेड गैप रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो गैप रखा जाता है गैप बेड लेथ में, वो जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल। हेड स्टॉक स्पिंडल के जस्ट नीचे में ये गैप रखी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि वाइल ड्रिलिंग इन अ लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन द। खराद मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को पकड़ कर रखा जाता है किसके द्वारा? जैसे आप लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं तो ड्रिल बिट को कहाँ पर आप हेल्ड कीजिएगा, लगाइएगा? क्या वो हेड स्टॉक में आप लगाइएगा, या आप टेल स्टॉक में लगाइएगा, या कंपाउंड रेस्ट में, या बेड पर? तो जैसा कि जो ड्रिल बिट को लगाया जाता है वो टेल स्टॉक में लगाया जाता है ताकि वो ड्रिलिंग कर सके। टेल स्टॉक जो होता है वो स्थिर होता है, जबकि हेड स्टॉक जो होता है आपका हेड स्टॉक के जो स्पिंडल में होता है वो लाइव होता है, मतलब मूव करते रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है बैक गियर मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन कौन पुली हेड स्टॉक टू बैक गियर मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन कौन पुली हेड स्टॉक। उसी को रिपीट कर दिया है। हेड स्टॉक टू शंकु पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का क्या कार्य है? इस कार्य को पूछा गया है हम लोगों से। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कार्य है। ऑप्शन बाय ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में बोला है कि क्या ये बैक गियर मैकेनिज्म है रिड्यूस द स्पिंडल ऑफ स्पीड। स्पिंडल के स्पीड को क्या ये कम करता है बैक गियर मैकेनिज्म? या इंक्रीज द स्पिंडल ऑफ स्पीड। क्या ये स्पिंडल के स्पीड को बढ़ाएगा? या रिवर्स द स्पिंडल ऑफ स्पीड। क्या ये रिवर्स में ले जाएगा स्पिंडल ऑफ स्पीड को, पीछे की ओर घुमाएगा? या ऑप्शन डी की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ट्रांसमिट पावर फ्रॉम अ स्पिंडल गियर टू अ स्टड गियर। क्या ये ट्रांसमिट करेगा पावर को कहाँ से कहाँ तक? स्पिंडल गियर से स्टड गियर तक। तो हम लोग जानते हैं कि जो बैक गियर मैकेनिज्म का जो कार्य है वो क्या करेगा, आपको रिड्यूस करेगा द स्पिंडल ऑफ स्पीड।
स्पिंडल के स्पीड को वो क्या करता है, कम करने का कार्य करता है बैक गियर मैकेनिज्म। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ का जो बेड होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या वो माइल्ड स्टील का बना होता है, या कास्ट आयरन का बना होता है, या ऑप्शन सी में दिया गया हाई कार्बन स्टील, या ऑप्शन डी दिया गया है हाई एलॉय स्टील। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेथ का जो बेड होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उसे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है टू प्रिवेंट लेथ बेड गाइडवेज फ्रॉम डैमेज बाय चक वाइल माउंटनिंग। माउंटनिंग करते समय लेथ बेड गाइडवे को चक द्वारा क्षतिग्रस्त होने से, खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय लगाया जा सकता है? आइए ऑप्शन में वो ढूंढते हैं कि कौन सा उपाय है जिसके द्वारा जो है लेथ बेड के गाइडवे को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि टेक द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर। क्या आप सुपरवाइजर की सहायता लेकर उस गाइडवेज को बचा सकते हैं? या ऑप्शन बी में बोला गया है सपोर्ट इट विथ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक से सपोर्ट करके क्या गाइडवेज को बचा सकते हैं डैमेज होने से? या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि लिफ्ट इट विथ हैंड क्रेन। हैंड क्रेन से लिफ्ट करके उसे बचाएंगे। या प्लेस अ वुडन पीस ऑन द गाइडवेज। क्या गाइडवेज पर लकड़ी के पीस को रखकर आप उसे खराब होने से बचा सकते हैं? तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, लेथ के बेड पर गाइडवेज को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, डैमेज ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पर गाइडवेज पर लकड़ी के पीस को रखते हैं ताकि उसका सुरक्षित रह सके, खराब ना हो। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द लेथ बेड आर। कहा जा रहा है कि खराद मशीन, खराद की बेड की फिसलने वाली सतह, स्लाइडिंग सरफेस पर कौन सा हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फ्लेम हार्डेड, बी में बोला जा रहा है केस हार्डेड, सी में नॉर्मलाइज्ड, और डी में आपको बोला गया है टेम्पर्ड। तो बतलाइएगा कि जो लेथ का बेड होता है उस पर कौन से हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, लेथ के बेड पर फ्लेम हार्डनिंग किया हुआ रहता है। फ्लेम हार्डनिंग में होता क्या है कि उस एक तरफ से फायर फ्लेम दिया जाता है और उसी के पीछे पीछे पानी का फुहारा दिया जाता है, जिससे कि डायरेक्ट रूप से वो तुरंत हार्ड हो जाता है कि लेकिन उसका सरफेस ही केवल हार्ड हो पाता है इस हार्डनिंग प्रोसेस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ लेथ इज यूज टू गिव डेप्थ ऑफ कट। खराद पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? यदि लेथ मशीन का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ पर डेप्थ ऑफ कट लगाना है तो उसके किस पार्ट की सहायता लेंगे? क्या कंपाउंड स्लाइड का सहायता लेंगे या टॉप स्लाइड, या ऑप्शन सी में दिया गया है बाय एडजस्टिंग द टूल को एडजस्ट करके, या ऑप्शन डी दिया गया है कि क्रॉस स्लाइड की सहायता से क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जब डेप्थ ऑफ कट देना होता है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस की ओर जब स्लाइड करेंगे तो डेप्थ की ओर डेप्थ देगा, डेप्थ ऑफ कट देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है हम लोग से अ टम्बलर गियर यूनिट कंसिस्ट ऑफ। एक टम्बलर गियर इकाई में शामिल होते हैं, कितने गियर शामिल होते हैं, ये हम लोग से पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 गियर, ऑप्शन बी में 2 गियर, ऑप्शन 3 में 3 गियर दिया गया है, और ऑप्शन डी में 4 गियर। तो टम्बलर गियर जो होता है एक गियर का समूह होता है जिसमें आपको 3 गियर देखने को मिलता है टम्बलर गियर में।
तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी में जो दिया गया है 3 गियर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है द लेथ बेड हैज। लेथ बेड क्या है? आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि लेथ बेड में कितने गाइडवेज होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन में ए में दिया गया है 1 सेट ऑफ वी गाइडवेज एंड फ्लैट वेज। एक सेट होता है वी गाइडवेज का और फ्लैट वेज का। या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि 2 सेट ऑफ वी गाइडवेज एंड फ्लैट वेज। वो बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 2 गो सेट होता है वी गाइडवेज का और फ्लैट वेज का। ऑप्शन सी बोला जा रहा है 3 सेट ऑफ वी गाइडवेज एंड फ्लैट वेज। ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि 4 सेट ऑफ वी गाइडवेज एंड फ्लैट वेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेथ का जो बेड होता है वो 2 सेट में पाया जाता है, वी गाइडवेज और फ्लैट वेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि द क्रॉस स्लाइड इन अ लेथ मूव्स। लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड चलती है, किस दिशा में चलती है? आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि क्या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल में समानांतर में चलती है क्रॉस स्लाइड, या ऑप्शन बी बोल रहा है कि एट एनी एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस के रोटेशन की कोई भी एंगल में आप क्या क्रॉस स्लाइड को बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। या ऑप्शन सी बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस रोटेशन में जिस रोटेशन के साथ अक्ष जो मूव कर रहा है क्या उसके परपेंडिकुलर में इसे चलाया जाता है, मूव किया जाता है। या ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि आइदर ए और आइदर बी। क्या ए और बी दोनों में से क्या कोई भी हो सकता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड का कार्य होता है वो पर एक्सिस के रोटेशन के परपेंडिकुलर में होता है। जब एक्सिस है ये आपका है और इस तरह से ये मूव कर रहा है, चारों तरफ से वो मूव कर रहा है, तो मूव करने के द्वारा ये जो कैरेज जो होता है, क्रॉस स्लाइड जो होता है, आपको इस तरह से डेप्थ देता है। क्रॉस स्लाइड मूव करता है आगे इस तरह से, तो ये जो होता है आपका परपेंडिकुलर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है द कैरेज इन अ लेथ मूव्स। लेथ में गाड़ी यानी कि कैरेज जिससे बोलते हैं, कैरेज किस ओर से किस ओर मूव करता है? आइए ऑप्शन की ओर ढूंढते हैं। पिछला क्वेश्चन में वो था कि आपका क्रॉस स्लाइड था और इसमें आपका कैरेज पूछा गया है। तो कैरेज के लिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल में कार्य करता है? या ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि एट एनी एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस के रोटेशन के कोई भी एंगल में क्या वो मूव कर सकता है। या ऑप्शन सी बोला जा रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस के रोटेशन के परपेंडिकुलर में क्या कार्य करेगा ये। या ऑप्शन डी बोला जा रहा है या तो ए या बी ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कैरेज कार्य करता है वो लेथ के एक्सिस के पैरेलल दिशा में वो कार्य करता है। कैरेज का काम होता है इस ओर से इस ओर की ओर बेड पर वो आगे की ओर चलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल में कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है हमसे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ लेथ शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। खराद के निम्नलिखित भागों में से किसमें उच्च संपीड़न शक्ति होनी चाहिए? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेथ मशीन के किस पार्ट में होती है या होनी चाहिए? तो आइए, क्या ऑप्शन ए में दिया गया है क्या वो बेड है, या ऑप्शन बी में दिया गया है मेन स्पिंडल, या ऑप्शन सी में दिया गया है लीड स्क्रू,
ऑप्शन डी स्लाइडिंग गियर इन हेड स्टॉक। तो लेथ मशीन के सबसे जो कंप्रेंसिव स्ट्रेंथ वाला जो भाग होना चाहिए वो बेड को बनाया जाता है, जो कि कास्ट आयरन के मटेरियल में सबसे ज़्यादा कंप्रेंसिव स्ट्रेंथ पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, द कंपाउंड स्लाइड स्विवेबल बेस इज सेट एट 45 डिग्री द सेंटर ऑफ लेथ, द डिग्री ऑफ द रीडिंग एट द क्रॉस स्लाइड इंडेक्स विल बी। कहा जा रहा है कि आपका एक कंपाउंड स्लाइड स्विवेबल बेस पर 45 डिग्री सेट किया जाता है और क्रॉस स्लाइड इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में बोला गया है कि 135 डिग्री, ऑप्शन बी बोला गया है कि 90 डिग्री, ऑप्शन सी बोला गया है 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो कंपाउंड स्लाइड के स्विवेबल बेस पर को खराद के केंद्र से 45 डिग्री में जब यदि सेट किया जाएगा तो उसका रीडिंग क्रॉस स्लाइड में जो इंडेक्स का रीडिंग जो होगा वो आपका 45 डिग्री का ही होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, द स्पेशल गियर ऑफ 127 टीथ और 63 टीथ may be used to cut metric thread in a lathe having British lead screw. It is known as। कहा जा रहा है कि 127 दांते या 63 दांतों वाली विशेष गियर का उपयोग ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले खराद में मीट्रिक धागों को काटने के लिए किया जा सकता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। यदि ब्रिटिश से मीट्रिक थ्रेड को काटना है तो 127 या 63 टीथ वाले गियर का उपयोग करते हैं, तो उसमें किस नाम से इसको जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, किस गियर के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन ए में बोला गया है। आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है आइडलर गियर दिया गया है, ऑप्शन बी में चेंज गियर और ऑप्शन सी में दिया गया है ट्रांसलेटिंग गियर, ऑप्शन डी में कंपाउंड गियर दिया गया है। तो इस प्रकार के गियर को जिसमें ब्रिटिश सिस्टम वाले गियर से आपको मीट्रिक थ्रेड काटना होगा तो उस गियर को बोलते हैं ट्रांसलेटिंग गियर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रेस्पेक्ट टू द हाफ नट। हाफ नट के संबंध में कौन सा आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है, इट इज़ डी अटैचेबल पार्ट ऑफ द सैडल। क्या ये सैडल का डी अटैचेबल पार्ट है। डी अटैचेबल का मतलब होता है कि उस पार्ट से अलग किया जा सकता है, और इंटीग्रल पार्ट का अर्थ ये होता है कि उस पार्ट से अलग नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो पहला ऑप्शन में जो दिया गया है कि आपका सैडल का वो डी अटैचेबल पार्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सैडल। दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ये सैडल का इंटीग्रल पार्ट से अभिन्न अंग है। या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एप्रोन। ये एप्रोन का क्या ये इंटीग्रल पार्ट है, ये बोला जा रहा है। या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इट इज़ डी अटैचेबल पार्ट ऑफ द एप्रोन। ये एप्रोन का डी अटैचेबल पार्ट है। तो हाफ नट जो होता है वो हमारा एप्रोन का डी अटैचेबल पार्ट होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जिसमें बोला जा रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ड्रॉप वर्म प्रोवाइडेड इन द एप्रोन ऑफ द सेंटर लेथ। सेंटर लेथ के एप्रोन में दिए गए ड्रॉप वर्म का क्या कार्य होता है। तो आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि क्या वो एंगेज और डिसएंगेज करता है पावर फीड का, पावर के फीड को एंगेज और डिसएंगेज करेगा, चालू बंद करेगा। या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस। क्या ये वर्कपीस कार्यखंड के रोटेशन को डायरेक्शन को चेंज करता है। या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है चेंज द फीड ऑफ डायरेक्शन। क्या ये फीड के डायरेक्शन को चेंज करेगा। या ऑप्शन डी बोला जा रहा है एंगेज और डिसएंगेज द लीड स्क्रू। क्या ये लीड स्क्रू को एंगेज करेगा या डिसएंगेज करेगा। कहने का अर्थ यह है कि इसको लीड स्क्रू का उपयोग तो थ्रेड काटने में किया जाता है, क्या ये थ्रेड काटने के लिए कार्य देगा या ऑफ करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो गया
ये ड्रॉप वाल्व का कार्य होता है कि पावर को एंगेज और डिसएंगेज करेगा, पावर को देना और डिसएंगेज करना, बंद करना। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है द टेल स्टॉक बैरल हैज एन इंटरनल टेपर। टेल स्टॉक के बैरल में इंटरनल टेपर दिया जाता है और पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर इज प्रोवाइडेड इन द बैरल बोर। और इसमें से बताइए कि बैरल बोर में कौन सा टेपर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो मीट्रिक टेपर है, ऑप्शन बी में मोर्स टेपर, ऑप्शन सी में आपको देखने को मिला है जार्नो टेपर और ऑप्शन डी में दिया गया है आपका ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक के बैरल में जो इंटरनल टेपर दिया जाता है वो होता है आपका मोर्स टेपर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है अ जिग इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टॉप स्लाइड एंड द स्विवेबल बेस असेंबली ऑफ द कंपोनेंट स्लाइड। इट पर्पस इज टू कहा जा रहा है कि कंपाउंड स्लाइड के शीर्ष स्लाइड और स्विवेबल बेस असेंबली के बीच एक जीभ प्रदान किया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है, ये जीभ प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो क्या ऑप्शन ए में देखने को मिला है कि अलाउइंग डिसमेंटल मेल्टिंग द टॉप स्लाइड इजली। क्या ये टॉप स्लाइड को इजली जो है आप अलग करने के लिए इसको दिया जाता है। या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है इलिमिनेट द बैकलेस ऑफ द स्क्रू एंड नट इन द असेंबली। क्या ये असेंबली में स्क्रू और नट को एलिमिनेट करके बैकलेस किया जाता है। या ऑप्शन सी में आप देखेंगे, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि एडजस्ट द स्लाइकनेस डेवलप ड्यू टू वियर। क्या ये घिसाव के बढ़ोतरी को कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है स्लाइकनेस के द्वारा। और ऑप्शन डी बोला जा रहा है परमिट फ्लो ऑफ द लुब्रिकेंट बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। क्या ये स्लाइडिंग सरफेस के बीच लुब्रिकेंट को फ्लो करने देता है, जीभ का क्या कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि असेंबली के बीच जो जीभ का प्रदान किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है आपका एडजस्ट द स्लाइकनेस डेवलप ड्यू टू वियर। ये घिसाव को रोकने के लिए आप जो है ना स्लाइकनेस का यूज करने के लिए ये जीभ प्रदान किया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटर लेथ इज टम्बलर गियर यूनिट। इट इज प्रोवाइडेड टू। सेंटर लेथ का एक भाग टम्बलर गियर यूनिट है, यह निम्नलिखित में से प्रदान किया जाता है। ये जो है टम्बलर गियर का क्या कार्य है, मेन रूप से ये पूछ दिया गया है। तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ फीड। क्या ये फीड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए टम्बलर गियर यूज करते हैं। या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम फीड शाफ्ट टू द कैरेज। क्या ये शाफ्ट से कैरेज तक जो है मोशन को पावर को ट्रांसमिट करने के लिए टम्बलर गियर यूज करेंगे। या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क। क्या ये वर्क के रोटेशन को चेंज करने के लिए किया जाएगा टम्बलर गियर। या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है अल्टर द स्पिंडल स्पीड। ये स्पिंडल स्पीड को अल्टर करने की कार्य में किया जाएगा। तो टम्बलर गियर का उपयोग हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग जो होता है ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम फीड शाफ्ट टू कैरेज, मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जो कि शाफ्ट से कैरेज तक पावर को ट्रांसमिट करता है। इसलिए हम लोग टम्बलर गियर का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है द ग्रेजुएशन आर मार्क एट द बेस ऑफ द टेल स्टॉक टू ऑफसेट द बॉडी देज ग्रेजुएशन आर गिवन इन। टेल स्टॉक के आधार पर ग्रेजुएशन को चिन्हित किया गया है, बॉडी को ऑफसेट करने के लिए ये ग्रेजुएशन नीचे दिए गए हैं। मतलब उसमें से पूछा जा रहा है कि जो बॉडी को ऑफसेट किया जाता है और टेल स्टॉक के बैरल पर आप जो है ग्रेजुएशन देखने को मिलता है वो किस में दिया रहता है। क्या वो डिग्री में लिखा रहता है, या टेपर पर फुट में लिखा रहेगा, या एमएम में लिखा रहेगा, या रेडियन में लिखा रहेगा। तो जो टेल स्टॉक के ऑफसेट करने के लिए जो बैरल पर ग्रेजुएशन होता है वो टेपर पर फुट में दिया जाता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देज कैपेसिटी ऑफ अ लेथ एक्सप्रेस्ड एज अ। एक खराद की क्षमता इस प्रकार व्यक्त की जाती है, किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। लेथ की क्षमता को, पावर को या स्पेसिफिकेशन कैसे व्यक्त करते हैं। आइए ऑप्शन से देखते हैं। क्या हॉर्स पावर ऑफ चॉक डायमीटर के अनुसार इसको चेक करेंगे, या स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। या स्विंग और डिस्टेंस, दो सेंटरों के डिस्टेंस से इसका स्पेसिफाई करेंगे, या बेड लेथ एंड स्पिंडल स्पीड के द्वारा इसको स्पेसिफाई करेंगे,
या ऑप्शन डी में जो दिया गया है टूल पोस्ट साइज एंड लेथ ट्रेवल के अनुसार क्या लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाएगा। तो हमारा ये जो राइट ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन बी की ओर है। स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दो सेंटरों के बीच की दूरी और जो जितना से स्विंगिंग किया जा सकता है, खोल ओपन किया जा सकता है, स्लाइड किया जाएगा, तो इसकी क्षमता के अनुसार हम लोग जो है लेथ मशीन के क्षमता को, पावर को व्यक्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है द कैरेज ऑफ अ लेथ ट्रेवल अलॉन्ग विथ विच एक्सिस, खराद मशीन का वह वाहक किस अक्ष के अनुदिश कार्य करता है, यात्रा करता है। यानी इस क्वेश्चन को सीधा रूप से पूछा गया है कि जो कैरेज जो कार्य करता है लेथ मशीन का वो कौन सा एक्सिस में कार्य करेगा। क्या एक्सिस जो जनरली लेथ मशीन में 3 गो होता है, एक होता है वाई, एक होता है एक्स और एक होता है आपका जेड। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो कैरेज जो है किस एक्सिस के अंतर्गत कार्य करता है। तो हमारा जो कैरेज जो होता है वो जेड एक्सिस के अंतर्गत कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है द बेसिक टर्निंग लेथ इज, मूल टर्निंग लेथ क्या है, मौलिक जो है सबसे बेस जो है वो कौन सा लेथ को बनाया गया था। तो इसी क्वेश्चन में ऑप्शन को देख लेते हैं। टरेंट लेथ है क्या, ऑटोमेटिक लेथ, इंजन लेथ या स्वीवेस लेथ है। तो सबसे बेसिक लेथ के रूप में इंजन लेथ को जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन रहा जो कि लेथ के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो आपको करा दिए गए हैं। अगले सेशन में आपको देखने को मिलेंगे लेथ एक्सेसरीज, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे इंपॉर्टेंट के रूप में वो अगले सेशन में आपको कराए जाएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर सजेशन में आप बतलाइएगा, और साथ ही साथ यदि आपको इसमें कोई सुधार या अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्र के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें हौसला मिले आगे की ओर वीडियो को बनाने में। तब तक के लिए धन्यवाद।